ओके, सो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोगों का हाईवे का जो डिजाइन होता है, ये जनरली दो टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक है हमारा जियोमेट्रिक डिजाइन, दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन। ठीक है, तो जियोमेट्रिक डिजाइन क्या होता है हमारा? जियोमेट्रिक डिजाइन हमारा होता है कि हम लोग जो रोड यूजर्स है, ठीक है, जो विजिबल फीचर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रोड को डिजाइन करते हैं। वही हमारा जो स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होगा? स्ट्रक्चरल डिजाइन है हम लोग किस टाइप का पेमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है कि रिजिड पेमेंट है। ठीक है, और उसके बाद अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट हुआ तो उसका लेयर के जो कितने कितना थिकनेस होगा, ये सब आएगा हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर में। ठीक है, सो और मैंने पहले भी बताया था कि जियोमेट्रिक डिजाइन हमारा होता है कि हमारा जो विजिबल फीचर्स है। ओके, so the geometric design of highway deals with the dimension and layout of the visible features of the highway, such as alignment, side distance, intersection, etc. ओके, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वी शुड प्रोवाइड द मैप ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन विथ मैक्सिमम सेफ्टी एंड रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, और हमारा हाईवे जियोमेट्री के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। जैसे कि हमारा आता है फर्स्ट में हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के अंदर क्या आएगा? हमारा हमारा आ जाएगा हमारा हाईवे का कैरेज जो है कितना है। ठीक है, हम लोगों का कार्व कितना है, केम्बर कितना है, हमारा पेमेंट कितना कितना अच्छा है, ठीक है, अनइवननेस कितना है, ये सब आ जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के अंदर। साइड डिस्टेंस कंसीडरेशन जो है सेकंड पॉइंट में, ओके, ये हमारा जनरली फोर्थ टाइप का होता है, चार टाइप का। यहाँ पे हम लिखते हैं, एक सेकंड। ये जो साइड डिस्टेंस है ये हमारा होता है एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी एंड एचएसडी। ओके, सो एसएसडी क्या है? हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओएसडी है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आईएसडी होता है हमारा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड एचएसडी मतलब होता है हमारा हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ओके, बाकी हमारा आता है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। इन दोनों में हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा सुपर एलिवेशन कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ लेन्स कितना है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व कितना है, नंबर ऑफ वर्टिकल कर्व कितना है, ये सब दोनों में आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन एलिमेंट के अंदर आ जाएगा हमारा हम लोग किस टाइप का इंटरसेक्शन यूज कर रहे हैं, वाई इंटरसेक्शन, आई इंटरसेक्शन, देन राउंड अबाउट। ओके, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो हाइड्रोजियोमेट्री का गोल्स क्या क्या था? व्हाट आर द गोल्स ऑफ हाइड्रोजियोमेट्रिक्स? एसी वो हाईवे अलाइनमेंट का था। 11 का था सर। हाँ, हाईवे जियोमेट्री का गोल क्या था? यहाँ पे अभी हमने बोले साइड डिस्टेंस। क्रॉस सेक्शन निकालना था, साइड डिस्टेंस, एलिवेशन। अरे फिर वो वो भी था। सब वो तो एलिमेंट्स है। मैंने गोल पूछा, गोल, व्हाट आर द गोल्स ऑफ हाईवे जियोमेट्री? पहला तो सर एक्सीडेंट कम होगा इससे, तो उसका एक्सीडेंट कम होगा मतलब क्या है? सेफ्टी। सेफ्टी हुई। ठीक है, इसके बाद रोड सेफ्टी पहला सर वही। छोड़ो। सो मैक्सिमाइज द कंफर्ट, सेफ्टी एंड इकोनॉमी ऑफ फैसिलिटीज, provide efficiency in traffic operation, provide maximum safety at reasonable cost and minimize the environmental impacts। ठीक है, ये चार है हमारा जियोमेट्रिकल गोल्स, जियोमेट्रिक डिजाइन सर के एसी गोल्स। भी तो बोल सकते हैं सर, इकोनॉमिकल एफिशिएंसी, सेफ। हाँ, ऑब्वियसली, क्यों तो नहीं इसी होगा? में आ गया सर। हाँ, बट इसमें वो शॉर्ट नहीं है कुछ। हाँ, उसको कुछ बनाना पड़ेगा सर। नहीं, जियोमेट्रिक डिजाइन में कुछ शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं होता, वो हाईवे अलाइनमेंट के लिए ही जो है।
yes sir. ओके, सो कुछ कुछ फैक्टर्स, एक सेकंड रुको, पानी पी लेते हैं। सो कुछ कुछ फैक्टर्स जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन को वो इफेक्ट डालता है, ठीक है। उसमें क्या क्या है हमारा, डिजाइन स्पीड है, टोपोग्राफी है, ट्रैफिक है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, व्हीकल प्रॉपर्टीज है एंड द ह्यूमंस है। ओके, तो हम एक एक करके जाते हैं। फर्स्ट हमारा डिजाइन स्पीड। ओके, तो लास्ट क्लास में भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारा जो डिजाइन स्पीड है ये सभी टेरियन के लिए बोलो या फिर सभी रोड के लिए सेम नहीं है। सेम होता है क्या, नहीं होता है? नहीं सर, मतलब हमारा एक्सप्रेस वे में जो स्पीड रहेगा वो एमडीआर वो ओडीआर मेजर में डिस्ट्रिक्ट और होगा, वो नेशनल हाईवे। नहीं रहेगा, ठीक है। सो हमारा जो डिजाइन स्पीड है ये हमारा रोड के हिसाब से डिपेंड करता है। ऑल्सो इट विल डिपेंड अपॉन द टेरियन कंडीशन, कि अगर तुम लोग हिली एरियाज में जिस स्पीड से मूव करोगे वही तुम लोग प्लेन या रोलिंग टेरियन पे मूव कर सकते हो क्या? No sir. Okay, so it will totally depend upon the terrain and the different classes of the road, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ द टोपोग्राफी? सर ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है सर? तो सर उसका हाँ, एक जनरल ग्रेडियंट और टर्म प्लस से में हम सर लोग लेवल, बोलेंगे। अर्थ लेवल भी बोल सकते हैं सर, रोड का अलाइनमेंट जिसमें बना मीन हुआ। सी लेवल से कितना ऊंचा है सर? अच्छा ठीक है, एक कुछ पोर्शन तक ठीक है। तो इसका अगर शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे ये है हमारा स्टडी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट एरिया। हाँ वही तो। ओके, स्टडी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट एरिया। ओके, सो हमारा आईआरसी ने रिकमेंड किया है कि हमारा तो टेरियन हमारा जनरली चार टाइप का होता है। एक है हमारा प्लेन टेरियन, दूसरा है रोलिंग टेरियन, थर्ड है माउंटेनियस टेरियन एंड फोर्थ वन इज द स्टीप टेरियन। ओके, तो अगर हमारा ग्रेडियंट लेस देन 10% और 0 to 10% हुआ तो वो होगा हमारा प्लेन टेरियन। रोलिंग टेरियन होगा 10 to 25%, माउंटेनियस टेरियन होगा 25 to 60% एंड द स्टीप टेरियन होगा 60%। इसको वन इन के हिसाब से भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्लेन टेरियन हुआ सो ये हो जाएगा हमारा 1 in 10 to 1 in 4। ओके, सॉरी 1 in 4 मतलब क्या है, 10 horizontal equals to 1 vertical और 4 horizontal to 1 vertical। सॉरी ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये है मोर देन 1 in 10, मतलब 10 अगर हमारा हॉरिजॉन्टल है तो 1 हमारा 1 वर्टिकल होगा, 20 हॉरिजॉन्टल है तो 1 वर्टिकल होगा। सो ये सब आ जाएगा हमारा प्लेनेटरियन के अंदर में। सर मोर की लेस सर? मोर 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 सर लेस है ना सर? 10% लेस, इसका मतलब है हमारा हॉरिजॉन्टल जो है 10 हॉरिजॉन्टल होगा या फिर 20 हॉरिजॉन्टल होगा कि 60 हॉरिजॉन्टल होगा तो हमारा सिर्फ 1 वर्टिकल होगा। अच्छा 10%। हाँ ठीक है सर। ठीक है, वही सेम अगर हम लोग रोलिंग टेरियन के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 in 10 to 1 in 4, ठीक है। थर्ड में हमारा हो जाएगा 1 in 4 to 1 in 1.67, ठीक है। और 60% हो जाएगा तो इट विल बी लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1 in
1.67. ओके yes sir. आया समझ में सबको? Yes sir. मोर लेस समझ में नहीं आया सर। मोर लेस समझ में नहीं आया। जैसे सर प्लेन टेरेन लिखा है लेस देन 10%, तो हाँ Less than 10% प्लेन वो होगा gradient. मतलब 10% से कम होगा तो वो है हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, यस ये जो बोला है मोर देन 1/10, मतलब अगर हमारा 10 मीटर अगर हमारा हॉरिजॉन्टल में होगा तो 1 1 मीटर हमारा वर्टिकल वर्टिकल होगा। ठीक है, वो अगर हमारा 100 मीटर हॉरिजॉन्टल है तो भी हमारा 1 मीटर वर्टिकल होगा। ये सब जब होगा तो ये सब आ जाएगा हमारा प्लेन टेरियन के अंदर, तब इसका ग्रेडियंट होगा लेस देन 10%। आया समझ में? यस सर। फिर हमारा आता है ट्रैफिक फैक्टर। ठीक है, ट्रैफिक फैक्टर में क्या होता है कि इंडिया में जो हमारा ट्रैफिक है ये हमारा मिक्स ट्रैफिक है। ओके, हमारा हेटेरोजेनियस ट्रैफिक है, हमारा होमोजेनियस ट्रैफिक इंडिया में नहीं होता है। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस ट्रैफिक? एनी आइडिया? एनी आइडिया? कौन जो बोले सर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस? Homogeneous traffic. व्हाट इज सर एक होमोजेनियस मिक्स ट्रैफिक? रहता है और एक होता है कि लेन बाय लेन सेपरेट रहता है। हाँ ठीक है, तो मतलब जो होमोजेनियस ट्रैफिक है वो वो होता मिक्स है रहेगा। नहीं, ये पर्टिकुलर लेन में पर्टिकुलर वो व्हीकल ही पर्टिकुलर लेन जाएगा। है, वो यही है पर लेन नहीं। हाँ मतलब अगर ये हमारा बस लेन है तो इसमें सिर्फ बस जाएगा, यस ये हमारा कार लेन है तो सिर्फ हमारा कार वो जाएगा। कार लेन। सो ये हो जाएगा हमारा होमोजीनियस ट्रैफिक। बट इंडिया में ऐसा होता है क्या? नहीं सर इंडिया में मिक्स होता है। इंडिया में सब मिक्स ट्रैफिक है, तो इसलिए जो हमारा क्या करते हैं कि हम लोगों को जब हम लोग रोड को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ट्रैफिक कैलकुलेशन करने के बाद ही हम लोगों को उसका रोड का डिजाइन करना पड़ता है। और इसके अंदर हमारा दो चीज आएगा, एक है हमारा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा है हमारा ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट एक्सीलरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आ जाएगा हमारा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। वो अगर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, Yes ओके। sir. देन हमारा डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी। ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर हम लोग दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारा पीक वॉल्यूम मिलता है, तो अगर हम लोग उसी के हिसाब से रोड को अगर डिजाइन करेंगे सो हमारा लॉस होगा। ठीक है, इकोनॉमी का लॉस हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फैक्टर से हम लोग उसको पीक डिजाइन को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग रोड को डिजाइन करते हैं। इसका डिटेल्स हमारा जब हम लोग ट्रैफिक डिजाइन पढ़ेंगे तब उस टाइम तुम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, Yes sir. okay. और लास्ट में है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अंदर हमारा आता है एस्थेटिक, लैंडस्केपिंग, एयर पोल्यूशन एंड द नॉइज पोल्यूशन। तो एस्थेटिक मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक्स? एनी नो आइडिया? मालूम। एस्थेटिक्स मतलब है हमारे गुड लुकिंग, गुड लुकिंग। गुड लुकिंग। ओ हाँ ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी मतलब रोड बनाएंगे जो हमारा दिखने में भी अच्छा होगा, सो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। हम लोग इजिली, तुम लोग खुद सोच के देखो, अगर तुम लोग एक रास्ता अगर तुम्हारा खराब है, बहुत पोटहोल्स है, मतलब गड्ढा है बहुत ज्यादा, सरफेस अगर ऊपर नीचे हो गया तो हम लोग जाने में अच्छा लगता है? या फिर अगर कोई एकदम हाईवे एक्सप्रेस है, एकदम पूरा एकदम नया रोड जो है बनेगा, वो तुम लोगों को चलने में अच्छा लगता है? तो जो नया रहा है उसी में अच्छा लगेगा. So that is the aesthetics. Good looking is the matter. Okay.
लैंडस्केपिंग क्या होता है? एनी आइडिया? लैंडस्केपिंग होता है हमारा मॉडिफाई द विजुअल फीचर्स। मतलब क्या है कि अगर हमारा जो आर्ट फिलिंग करेंगे या फिर कटिंग करेंगे, ये सब आ जाएगा हमारा लैंडस्केपिंग के अंदर में। ठीक है, हम लोग उस जगह को मॉडिफाई कर रहे हैं, सो दैट इज द लैंडस्केपिंग। ओके, और उसके बाद है हमारा एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो फैक्टर समझ में आया पूरा? यस सर। ओके, अब हम लोग चले जाते हैं हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स के अंदर में। ओके, तो हाईवे क्रॉस सेक्शन में एलिमेंट में बहुत सारा चीज होता है। फर्स्ट हमारा पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेज वे, शोल्डर, रोडवे विड्थ, राइट ऑफ वे, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन, मीडियन, कैम्बर और क्रॉस स्लोप, क्राउन, स्लाइड स्लोप, कार्व, गार्ड रेल एंड द साइड रेल एंड अदर फैसिलिटीज। तो हम एक एक करके सभी जगह पे जाएंगे। ओके, फर्स्ट हमारा पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। So pavement surface depend on the type of the pavement, which is decided based on the availability of material, volume and the composition of traffic, soil subgrade, climatic condition or the terrain, construction facility and the cost consideration. तो ये सारे 6 जो चीज है, इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं हम लोगों का पेमेंट सर्विस किस टाइप का होगा। ठीक है, हमारे पास मटेरियल्स किस जगह पे कौन सा मटेरियल्स अवेलेबल है, उस जगह ट्रैफिक का कंडीशन कैसा है, उस जगह सॉइल का टेस्ट करने के बाद सॉइल सबग्रेड का वैल्यू कितना आ रहा है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ज्यादा हॉट है, समर है, रेनी सीजन है, कंस्ट्रक्शन की उसमें फैसिलिटीज अच्छा है कि नहीं है, और फिर हमारा लास्ट में हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज हमारा आ जाएगा पेमेंट सर्फेस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। यस सर। सो तो यहाँ पे 4 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स रहता है। फर्स्ट हमारा फ्रिक्शन, सेकंड वन इज द पेमेंट अनइवननेस, थर्ड हमारा लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड द फोर्थ वन इज द ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। ओके, सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? Force सर between two रेजिस्टिव surfaces. फोर्स बोल सकते हैं। बोलो बोलो। सर रेजिस्टिव फोर्स किसी फोर्स को equivalently- So, टू सरफेस के बीच में सर फोर्स लगता है जो किसी भी चीज को उसको मूव करने के लिए Support करता है ये सर। रेसिस्टेंस पैदा करता है दोनों के बीच में। ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन है, ये मेनली 2 टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्कीडिंग, दूसरा होता है हमारा स्लिपिंग। ओके, तो स्कीडिंग क्या है? When the path travel along the road surface is more than the circumferential movement of the wheels due to their location. ओके, मतलब तुम्हारा जब व्हील हमारा लॉक हो जाता है फिर भी हमारा व्हीकल मूव करता है, सो दैट इज द और स्कीडिंग। ठीक है, मतलब सर स्कीडिंग मतलब होता है तुम लोग एक रोड पे जा रहे हो, अचानक से हमारा ब्रेक को दबा दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो रोटेशन है व्हील का ये बंद हो जाएगा, यस सर। राइट। फिर भी यस वो स्पीड की वजह से वो थोड़ा आगे निकल जाता है। ब्रेक अच्छा यस। अप्लाई करने के बाद हमारा व्हील क्या होता है, यस सर, जब हम आगे चल लोग जाता है गाड़ी। गाड़ी आगे चले जाता है, सो दैट इज द स्कीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पे वही लिखा है, when the path travel along the road surface is more than the circumferential movement of the wheels due to their rotation। मतलब हम लोग जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा जो रोटेशन है ये बंद हो जाता है, बट व्हीकल हमारा फिर से मूव कर जाता है, सो दैट इज द स्कीडिंग। ओके, और फिर स्लीपिंग क्या है हमारा, when a wheel revolves more than the corresponding longitudinal movement along the road। ओके,
वो था हमारा सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट, ये है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। अगर हमारा ज्यादा हो जाएगा तो हमारा स्लिपिंग ऑकर्स होगा। ये जनरली हमारा रहता है कहाँ पे, अगर हमारा रोड सरफेस अगर पानी ज्यादा रहता है, ठीक है, ज्यादा यस सर। रहता है, ठीक है, तो उस जगह पे स्लिपरी होने का चांसेस है, तब हमारा स्लिपिंग ऑकर्स होता है। ओके, यस सर। ओके। So now what are the factors that affecting the friction or the skid resistance? So यहाँ पे पहले आता है हमारा टाइप ऑफ द पेमेंट सरफेस। ओके, सो मतलब हमारा कौन सा टाइप का हमारा पेमेंट है, रिजिड पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, और इसका जो सरफेस है ये कितना अच्छा है या फिर कितना इसमें डैमेज हुआ है। रफनेस ऑफ द पेमेंट, कंडीशन ऑफ द सर पेमेंट, दैट इज वेट और ड्राई। किसका ज्यादा होगा सर, इस जैसे बिटुमिनस वाला रोड या पीसीसी वाला रोड का? ये टोटली डिपेंड करता है, दोनों में ही इक्वल हो सकता है, ठीक है, बट ये जैसे टोटली मतलब हमारा ये कुछ बोल नहीं सकते डायरेक्टली, क्योंकि टोटली बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। तुम्हारा रोड का कंडीशन किस टाइप का है, ठीक है, और तुम्हारा व्हीकल का ब्रेक एफिशिएंसी कितना है। अगर तुम्हारा व्हीकल का ब्रेक एफिशिएंसी 100% हुआ, तो चाहे यस वो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो या फिर रिजिड पेमेंट हो, दोनों में तुम्हारा स्किड ऑकर्स होगा। सर, रोड डिजाइन में सर मतलब फ्रिक्शन का लेस रखना चाहिए मतलब या मैक्सिमम रखना चाहिए तो? वही तो बोला, अगर मैक्सिमम रखोगे, मतलब अगर 100% तुम्हारा ब्रेक अगर काम करता है, तो तुम्हारा क्या यस होगा, जब भी तुम ब्रेक दबाओगे ऑटोमेटिकली वो स्किड हो जाएगा। सो हम लोग इसको ना मैक्सिमम रख सकते हैं ना मिनिमम रख सकते हैं, हम लोग इसको मीडियम में रखेंगे। यस ऐसा समझ में? सर। सर जितना ज्यादा यस फ्रिक्शन होगा उतना अच्छा रहेगा ना सर, व्हीकल वही को मूव सर, करने में। एक्सप्रेस वे सब जितना रहता है सर वो बिटुमिनस का क्यों बनाता है सर? लोकल का जैसे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अधिकतर पीसीसी का देखते हैं, इसका कंफ्यूजन है सर। अच्छा, वो पूरा डिटेल्स हमारा पेमेंट डिजाइन के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। ये सब जब पेमेंट डिजाइन पढ़ाएंगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये एक बात बोल देते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है हमारा ट्रैफिक ट्रैफिक के और टेरियन के ऊपर। यस ओके, और एक बात बोल देते हैं, दोनों का एक सिंपल सा चीज बोलेंगे। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट को हमारा बनाने में कम कॉस्ट लगता है, ठीक है, बट इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा है, और इसका जो लाइफ साइकिल है ये कम रहता है। यस ओके, वही अगर हम लोग रिजिड पेमेंट की बात करेंगे, तो इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत हाई होता है, सर, ठीक है। उसका ड्यूरेबिलिटी भी तो ज्यादा। हाँ, ड्यूरेबिलिटी रहता है उसका 30 इयर्स, बट जो और इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है, 10 ईयर। सुनो मेरी बात, सुनो, जो यस कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट का लगता है अराउंड 1 वीक और 2 वीक मैक्सिमम, यस सर। ठीक है। वही अगर रिजिड पेमेंट को मान के चलेंगे तो हमारे यहाँ पे लग जाता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे करके वो लग जाता है। अच्छा कौन होता है सर? अभी अच्छा मैंने क्या बोला, टोटली कंडीशन टोटली उस अकॉर्डिंग कर। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा कंडीशन है उस जगह पे। अगर तुम्हारा पास ज्यादा व्हीकल मूव कर रहा है किसी कॉन्स्टेंटली, तो उस जगह पे तुम लोग रिजिड पेमेंट को नहीं बना सकते, क्योंकि उस जगह पे फिर हमारा रोड को 3 मंथ या 4 मंथ के लिए हमारा ब्लॉक हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो उस जगह पे हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट को ही बनाना पड़ेगा। लेकिन वही है सर, फिर तुरंत ही खराब हो जाता है, 15 साल 10 साल। हाँ, 10-15 साल मेंटेन। खराब हो जाता होता है, ठीक है। वही अगर तुम लोग हाई मतलब जो एयरपोर्ट देखोगे, एयरपोर्ट में मैक्सिमम जगह पे तुम लोग देखोगे रिजिड पेमेंट रहता है, यस सर। ठीक है। तो मतलब दोनों सेम एक तरीके से बोल सकते हैं। दोनों सेम है, बट तुम्हारा टोटल डिपेंड करता है उस जगह पर ट्रैफिक क्या है और टेरियन कैसा है। ओके, यस। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फ्रिक्शन और स्किड रेजिस्टेंस? मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ द पेमेंट सरफेस कैसा होगा, रफनेस ऑफ द पेमेंट कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेमेंट, ये हमारा वेट है और ड्राई है। वेट कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, वेट कंडीशन में
क्या होता है वेट कंडीशन में? कंडीशन में वेट और ड्राई। ये फ्लेक्सिबल और ड्राई वही तो डिपेंड करता है इसमें। नहीं, यहाँ पे लिखा है कंडीशन ऑफ द पेमेंट वेट और ड्राई। तो वेट पेमेंट रहेगा तो क्या होगा? ओ सर, हाँ सर, वेट में सर फ्रिक्शन तो कम रहेगा, उसमें स्लिप करेगा सर। मेरा क्वेश्चन समझ में तुम लोगों को नहीं आया। अगर ये किसी भी एक रोड है, वो अगर तुम्हारा वेट रहता है या फिर ड्राई रहता है, ठीक है, तो अगर हमारा पेमेंट सर्फेस हमारा वेट रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? सर स्लीपिंग अकर होगा। स्लीपिंग हो जाएगा सर। स्लीपिंग ऑकर्स होगा। और तभी ज्यादातर खराब अगर होगा। स्लीपिंग होगा। और अगर ज्यादातर हमारा पानी रहेगा तो हमारा पेमेंट सर्फेस भी खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप एंड कंडीशन ऑफ द टायर। ओके, टोटली डिपेंड करता है। टायर का कंडीशन अगर अच्छा हुआ तो ये फ्रिक्शन को ज्यादा रेजिस्ट करेगा, स्किड को। ओके, स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड ऑफ द व्हीकल मतलब क्या है? अगर तुम लोग अगर ज्यादा स्पीड से मूव करोगे तो स्किड रेजिस्टेंस तुम्हारा बढ़ेगा कि कमेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? सर स्पीड में फ्रिक्शन कम होगा ना। घट जाएगा सर। अगर स्पीड ऑफ द व्हीकल तुम्हारा ज्यादा हुआ तो हमारा क्या होगा? स्किड रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? सर बहुत कम फ्रिक्शन होगा मतलब सर। कम हो जाएगा उसमें। स्पीड कम स्पीडिंग का होगा, चांस ज्यादा रहेगा। स्किडिंग का बहुत चांस, ज्यादा है। हाँ, ज्यादा स्किडिंग का रहेगा। चांसेस भी ज्यादा रहेगा। ओके, और उसके बाद ब्रेक एफिशिएंसी, ये मैंने पहले ही बताया तुम लोगों को। फिर होता है हमारा लोड एंड टायर एंड प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ टायर एंड द पेमेंट। तो ये सारी चीज हमारा फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारा फ्रिक्शन और द स्किड रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, so smooth and worn out tires offer higher friction factor on dry pavement, but new tire with good threads gives higher friction factor on the wet pavement. Smooth and worn out tires offer higher friction factor on dry pavements. Okay, but new tire with good threads gives higher friction factor on the wet pavement. सर Okay, ड्राई और वेट से क्या मतलब है सर फ्रिक्शन का? तो ये देखो नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, सर स्मूथ रहेगा तो हाई फ्रिक्शन क्यों देगा सर वो स्मूथ में तो पूरा प्लेन हो जाएगा। सर इसीलिए ना रेसिंग कार में सर, मतलब रेसिंग बाइक में उसका जो टायर रहता है वो स्मूथ रहता है, वो फुल्ली स्मूथ रहता है। हाँ हाँ उसमें हाँ थ्रेड रहता ही नहीं है। फुल स्मूथ रहता है, राइट। तो आईआरसी ने कुछ रिकमेंड किया है। आईआरसी रिकमेंड द लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा 0.35 टू 0.4 एंड लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा रहता है 0.15। ओके, ये याद रखना। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.35 टू 0.4 एंड द लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं पेमेंट अनइवननेस के ऊपर। ओके, so higher operating speed are possible on even surface than the uneven surface। तो तुम लोगों को भी पता है, अगर तुम्हारा रास्ता अगर अच्छा है तो तुम लोग ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हो। अगर खराब रोड हुआ तो तुम्हारा ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर पाओगे, राइट। So it affects the vehicle operation cost, comfort and the safety, fuel consumption, and on wear and tear of tires and other moving parts। ओके, समझ में आया? तो इसको हम लोग मेजर्स करते हैं, हम लोग बम्प इंडिकेटर एक मशीन है उससे। सो बम्प इंडिकेटर क्या करता है? बम्प इंडिकेटर इज द क्यूमुलेटिव मेजर्स ऑफ द वर्टिकल अंडुलेशन और द पेमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ। मतलब कितना ऊंचा नीचा हो रहा है, कितना अंडुलेशन हो रहा है, ये बम्प इंडिकेटर से हम लोगों को पता चल जाएगा। सो इसको कैसे मेजर्स करते हैं? For 250 centimeter per kilometer for a speed of 100 kilometer per hour and more than 350 centimeter per kilometer considered very unsatisfactory even at speed of 50 kilometer।
मतलब अगर तुम लोग 50 किलोमीटर स्पीड से मूव करते हो और अगर 1 किलोमीटर के अंदर में 350 सेंटीमीटर तुम्हारा अनइवननेस और अंडुलेशन रहा, सो इट विल बी अनसेटिस्फैक्टरी। वही अगर हमारा 100 किलोमीटर पर आवर में मूव करते हैं और 1 किलोमीटर हमारे 250 सेंटीमीटर अंडुलेशन हुआ, सो इट विल बी कंसिडर्ड इज ओके। ठीक है। सर ये 50 किलोमीटर पर क्या है, ये नहीं समझ आया। मतलब तुम अपना व्हीकल लेके मूव कर रहे हो, ओके। यस सर। तुम्हारे पास बाइक है। यस सर। बाइक तुम कितने स्पीड से चलते हो? सर रोड अच्छा रहा तो 80-90। 80-90। ठीक है, अगर तुम्हारा 80 और 90 स्पीड में चलते हो और अगर 1 किलोमीटर जो तुम्हारा स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच में अगर तुम्हारा 250 सेंटीमीटर तक ऊपर नीचे हुआ, 250 सेंटीमीटर, तो हमारे लिए ये रोड सेटिस्फैक्टरी है। बट अगर हम लोग स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं 40 और 50 किलोमीटर में, उस स्पीड से अगर हम लोग मूव करेंगे और 1 किलोमीटर में अगर हमारा 350 सेंटीमीटर वो ऊपर नीचे हुआ, सो इट विल बी वेरी अनसेटिस्फैक्टरी। यस सर। ऐसा समझ में? यस सर। Okay. So unevenness of pavement surface may be caused by inadequate compaction of the fill, subgrade and the pavement layers. ठीक है, तो पेमेंट लेयर्स की जब भी हम लोग बात करेंगे, ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट। ओके। Unscientific construction particles, including the use of the boulder, stone, and the bricks as soiling course over the loose subgrade soil. हम लोग अगर हम लोग बोल्डर यूज करेंगे, बड़ा बड़ा पत्थर यूज करेंगे, ठीक है, या फिर ब्रिक्स यूज करेंगे फिलिंग के लिए, तो हमारा पेमेंट अनइवननेस होने के चांसेस है। यूज ऑफ द इंफीरियर पेमेंट मटेरियल, मतलब हम लोग अगर सही एग्रीगेट्स को यूज नहीं करेंगे ठीक है, फिर हमारा बिटुमिनस जो सरफेस है, बिटुमिनस का परसेंटेज हमारा कम देंगे, ज्यादा देंगे, तो हमारा अनइवननेस होने का भी चांसेस है। ओके। इम्प्रॉपर सरफेस एंड द सब सरफेस ड्रेनेज, ठीक है, बारिश की वजह से हमारा पानी सरफेस के अंदर चला जाता है, फिर हमारा क्या होता है कि सॉरी, जो टॉप लेयर है वो हमारा वीक हो जाता है। तो अगर प्रॉपर ड्रेनेज अगर नहीं रहेगा तो अनइवननेस होने का भी चांसेस है। इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ठीक है, रोड रोलर का अगर हम लोग ज्यादा यूज नहीं किया, ठीक, या फिर बहुत ज्यादा यूज किया, तो हमारा चांसेस होता है डैमेज होने का। फिर होता है हमारा पुअर मेंटेनेंस, अगर हम लोग टाइम टू टाइम अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो भी हमारा अनइवननेस होने का चांसेस रहता है। गॉट इट? यस सर। सो ये है हमारा बम्प इंटीग्रेटर। ओके, तो हम लोग ये गाड़ी के पीछे बांध देते हैं और ये ऑटोमेटिकली नोटेड डाउन कर लेता है कि कितना इसमें हमारा अनइवननेस हुआ है। फिर आता है हमारा लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। So night visibility very much depends upon the light reflecting characteristics of the pavement surface. ठीक है, दिन में तो हम लोग सनलाइट की वजह से हम लोग सब कुछ क्लियरली देख पाते हैं, बट रात में क्या होता है कि अगर हम लोगों का हेडलाइट ही बरसा है, ठीक है, so the glare caused by the reflection of headlight is high on wet pavement surface than on dry pavement, particularly in the case of the blacktop pavement or flexible pavement. तो इसमें क्या बोला है कि अगर तुम लोग खुद सोचो कि अगर अगर हमारा रोड अगर भीगा हुआ रहेगा, वेट रहेगा, तो उसमें अगर हमारा हेडलाइट आएगा तो हमारा क्या होगा उस जगह पे? सर भीगा हुआ रहता है तो उसमें दिखता नहीं है सर अच्छा तो। अच्छा से दिखता नहीं है, फिर हमारा क्या होता है कि ग्लेयर होने का चांसेस भी रहता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने का। यस सर। ठीक है, तो हमारा एक्सीडेंट भी होने का चांसेस रह जाएगा उस जगह पे। फिर हमारा आता है कि लाइट कलर्ड और व्हाइट कलर्ड और रिजिड पेवमेंट सरफेस गिव गुड विजिबिलिटी एट नाइट, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेन। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिन में एंड
produces glare or eye strain during the bright sunlight. जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये हमारा क्या करता है कि रात में हमारा ग्लेयर अच्छा देता है, ठीक है, लाइट की वजह से। वही दिन अगर को हाँ दिन में, वही अगर हमारा जो रिजिड पेमेंट है ये हमारा गुड विजिबिलिटी देता है रात को, ठीक है। वही अगर दिन में हमारा ब्राइट सनलाइट अगर हुआ तो हम लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा कैरेजवे। एनी आइडिया व्हाट इज कैरेजवे? कैरेजवे क्या होता है? सर व्हीकल जो मूव करता है जिसमें उसी को कैरेज कहते हैं। जितना विथ में सर व्हीकल मूव जितना करेगा। विथ में वो व्हीकल मूव करता है दैट इज द कैरेजवे। सो दिस इज द कैरेजवे, ओके, ठीक है। So it is the travel way which is used for movement of the vehicle. It takes the vehicular loading, ठीक है। तो कैरेज का टोटल लोड आएगा हमारा दैट इज द ट्रैफिक लोडिंग और द vehicular loading. It may be cement concrete road or the bituminous pavement. Flexible भी हो सकता है, rigid भी हो सकता है, right? Width of carriageway is determined on the basis of the width of the vehicle and the minimum side clearance for the safety. Okay. So as per the IRC specification, the maximum width of vehicle is 2.44 meter and the minimum clearance of 0.655 meter in case of single lane and 1.06 meter in case of the double lane. तो हमारा vehicle का जो dimension रहता है 2.44 meter, minimum clearance रहता है 0.65 meter and for single lane and for double lane के लिए 1.06 meter, ठीक है। तो हमारा आईआरसी ने कुछ रिकमेंड किया है, अगर सिंगल लेन होगा तो उसका विड्थ होगा हमारा 3.75 मीटर, टू लेन विदाउट द रेस्ड कर्व 7 मीटर, टू लेन विथ रेस्ड कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट लेन हुआ तो 5.5 मीटर एंड द मल्टी लेन पेमेंट हुआ तो 3.5 मीटर। इसको मैं तुम लोगों को डायग्राम को शो करता हूँ, एक डायग्राम, सॉरी यहाँ पे शो करता हूँ। सो तो अच्छा नहीं है। सो यहाँ से यहाँ होगा हमारा 2.44 मीटर, राइट। फिर हमारा इस जगह पे होगा कितना होगा इस जगह पे 0.6. 0.655 Yes. 0.655, ओके। तो दोनों साइड में 0.655 हुआ तो क्या हो जाएगा टोटल कैलकुलेशन करके देखो कितना हो रहा है 3.75। 3.75। वही हमारा यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, सॉरी 3.75, राइट। वही अगर 7 मीटर कैसे हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा इस साइड में, तब हो जाएगा हमारा